चीज़ें कवर अप कर ली थी, जिसमें हमने सीखा कि आपका परसेप्ट्रॉन चलता कैसे है, व्हाट आर द स्टेप्स इन न्यूरल नेटवर्क। एक न्यूरल नेटवर्क, एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क जब आप बनाते हो, एक परसेप्ट्रॉन जब आप क्रिएट करते हो, तो हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास नंबर 1 इनपुट लेयर, नंबर 2 हिडन लेयर एंड नंबर 3 आउटपुट लेयर। ये तीन हमारे पास अलग अलग लेयर्स होती हैं। जब आप हिडन लेयर की बात करते हो, जहाँ पर आप अपना एक नोड या फिर एक न्यूरॉन क्रिएट करते हो, हर न्यूरॉन के पास बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 where weights are multiplied by the input, and step 2 where the activation function has been applied to predict something or to get the output from the neuron। ठीक है, जहां पर अगर आप परसेप्ट्रॉन की बात करते हो, तो परसेप्ट्रॉन के अंदर बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होता है। ठीक है, नंबर 1 इज सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन? नंबर 1 इज perceptron and number 2 is multi-layer perceptron। दोनों में क्या क्या चीजें आ जाती हैं और हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, ऊपर हमने काफी सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, तो एक चीज याद रखें कि जब आप लीनियर क्लासिफिकेशन करते हो किसी भी डेटा की, जिस तरीके से हमने कल देखा था, अगर आपका डेटा लीनियरली क्लासिफाइड हो सकता है तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन दो यू कैन से कि आपके पास सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन विल वर्क ग्रेट फॉर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जहां पर आपके पास डेटा लीनियरली क्लासिफाई हो सकता है। लीनियरली क्लासिफाई का मैंने ऊपर एक एग्जांपल भी दिया था आपको, लेट मी शो यू, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, हमें पता था कि अगर हमारा डेटा इस तरीके से काम करता है, अगर हमारा डेटा लीनियरली क्लासिफाई हो सकता है तो बेसिकली आपके पास सिंगल लेयर perceptron is enough for this kind of data. But when your data is not linearly classified या linearly distributed नहीं है, आपके पास डेटा नॉन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आ रहा है, तो इस वक्त आप देख सकते हो कि अगर सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होगा तो वो आपके पास अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हो तो यू कैन नॉट क्लासिफाई दिस। यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फॉर दैट यू नीड टू यूज एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेशन फंक्शन तो आप यूटिलाइज करते हो पर रिजल्ट फिर भी अच्छी नहीं आती, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, पहले तो सिर्फ ये चीज हमें देखनी है कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं जो हमने कवर करनी है, जिसमें नंबर 1 थिंग इज forward propagation. Number 2 is backward propagation. ठीक है, नंबर 3 is
लॉस फंक्शन। अच्छा, आप इसको लॉस फंक्शन भी कह सकते हो, कॉस्ट फंक्शन भी कह सकते हो, तो सब चीज आप उसे क्या कहते हो। देन वी हैव नंबर 4 which is एक्टिवेशन फंक्शन। And number 5 is optimizers। ये सारी चीजें हमने वन बाय वन कवर करते जाना है आगे आगे, जैसे जैसे हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम डीप लर्निंग के मॉडल्स यूटिलाइज करते जाएंगे, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी कि ऑप्टिमाइजर क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली कैसे काम करता है। बाकी लॉस फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि लॉस फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब आपका डेटा, यू कैन से कि आपका जो एरर है उसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको अपना लॉस फंक्शन रिड्यूस करना पड़ता है। जब आप अपना लॉस फंक्शन रिड्यूस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका एरर भी कम होता जाएगा, जो हम मशीन लर्निंग के अंदर ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको फॉरवर्ड प्रोपोगेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। फॉरवर्ड का मतलब होता है इनपुट लेयर से डेटा इनपुट किया, न्यूरॉन्स या योर नोड के पास गया, नोड ने स्टेप 1 स्टेप 2 अप्लाई करने के बाद रिजल्ट जनरेट किया, रिजल्ट जनरेट करने के बाद हमने एरर कैलकुलेट किया, एरर कैलकुलेट करने के बाद हमने लॉस कैलकुलेट किया। दिस इज द फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। बैकवर्ड प्रोपोगेशन कैसे परफॉर्म करती हैं वो अभी हम आगे चलते हैं करते हैं। ये बैकवर्ड प्रोपोगेशन कैसे परफॉर्म की जा सकती है ऑन मल्टी लेयर perceptron। नाउ पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरवर्ड लिख देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या? हाँ, लेकिन सिंगल लेयर में इतना वो नहीं होता। देखिए सिंगल लेयर होती है तो नमाज का टाइम हो गया। सिंगल लेयर होती है तो आपके पास एक तो इनपुट है, उसके बाद न्यूरॉन है, न्यूरॉन में 2 स्टेप्स अप्लाई करने हैं, वेट्स को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट जनरेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जब आप मल्टी लेयर की बात करते हो तो मल्टी लेयर में बड़ा मसला आता है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूरॉन की बात नहीं की जा रही होती। हिडन लेयर्स आपके पास सिंगल हिडन लेयर्स नहीं होती, हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं। अब मल्टीपल लेयर का फायदा क्या है? पहली चीज, why we are basically creating multi-layered neurons या neural network। बेसिकली जब आप बात करते हो मल्टी लेयर की तो आप वैसे भी अपने माइंड को ही या फिर ह्यूमन बॉडी को ही आप एज अ एग्जांपल ले लें। जब आपके आपका माइंड या फिर आपकी बॉडी न्यूरॉन्स को के ऊपर बेस करती है, वो सिंगल न्यूरॉन पर बेस नहीं करती। हमारे पास लिंकेज, यू कैन से दैट हमारे पास बल्क ऑफ न्यूरॉन्स आर बीन यूज्ड फॉर एवरी सिंगल पार्ट ऑफ अ बॉडी। एक एक सिंगल पार्ट के लिए हमारे पास कोई एक न्यूरॉन नहीं है, हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई ऐसी चीज लग रही है कि एक चीज सामने से आ रही है, ठीक है, आप क्या करोगे? आप झुक जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का रिएक्शन आएगा कि आप नीचे झुक जाओगे या फिर बचने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको दिख रहा है कि वो चीज सामने तो आ रही है लेकिन वो तो बहुत ऊपर से जा रही है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? कोई रिएक्शन आपकी बॉडी नहीं देगी यहाँ पर, ऐसा ही है। या फिर एटलीस्ट आप सिर्फ ऊपर देखोगे कि भाई क्या चीज जा रही है। ये जो दो चीजें देखो, अब एक चीज आ तो दोनों चीजें सामने से ही रही है। पहले भी एक चीज सामने से आ रही थी, दूसरी बार भी आपके पास चीज सामने से ही आ रही है। अगर एक सिंगल न्यूरॉन होता वो दोनों साइड पे दोनों टाइम पे सेम रिएक्शन देता, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यही था कि जब चीज सामने से आएगी मैंने झुकना है।
जब आप मल्टी लेयर के ऊपर काम करते हो, आप जो डेटा इसने एक आउटपुट दिया वो दूसरे न्यूरॉन के पास गया, न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन ने देखा कि नहीं ये चीज अब ऊपर से जा रही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। इसी तरीके से जब आप इसको एज अ डीप लर्निंग इन कंप्यूटर लेके जाते हो तो हम अगेन वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट समथिंग, हमें कोई चीज प्रिडिक्ट करनी है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर इट, इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या बन सकता है। अब एक न्यूरॉन आपको आउटपुट दे रहा है लेकिन वो आउटपुट हो सकता है कि गलत हो, या फिर किसी वजह से वो न्यूरॉन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। दूसरी चीज, जब आप मल्टी लेयर की बात, सिंगल लेयर की बात करते हो, सिंगल लेयर न्यूरॉन्स जब आप बनाते हो या न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो वो बहुत जल्दी परफॉर्म कर सकता है, टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं होता, बहुत आराम से हो जाता है। मल्टी लेयर का टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्यों? क्योंकि जहां पर आपके पास एक आउटपुट सिर्फ एक न्यूरॉन के पास बेसिकली प्रोसेस हो रहा है, तो वहीं पर आपके पास अब मल्टीपल लेयर्स है, यहाँ से प्रोसेस हुआ दूसरे के पास गया, वहां से प्रोसेस हुआ तीसरे के पास गया, वहां से प्रोसेस होने के बाद इन दी एंड रिजल्ट निकलता है। अब ये जो अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, ये जब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के आ जाते हैं, टाइम पे आया तो यार संडे को टाइम पे 4 बजे आ जाया करें ताकि क्लास नॉर्मली स्टार्ट हो जाए, ताकि जितना हम लेट करते जाएंगे हमारा कोर्स ही लेट होना है और कुछ भी नहीं। सैटरडे को समझ में आता है, वो फीमेल्स की वजह से हम 4:30 बजे स्टार्ट करते हैं, संडे को जल्दी आओ, इसे तो कोई क्लास ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ और भी जल्दी आ जाओ। 3:30 बजे आ जाओ, कोई इशू नहीं, टाइमिंग चेंज नहीं कर रहा, टाइमिंग वही 4 से लेकर 7 है। 3 बजे आओगे तो 3 से 7 कर देंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना पैसे मिलेंगे ना कुछ, आपका फायदा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तकरीबन पहुँच जाता हूँ मैं 3:30 बजे तक, यहीं बैठा हूँ, 3:30 बजे आ जाओ। पर अगर नहीं भी आ रहे, जल्दी नहीं भी आ सकते तो 4 बजे तो आए ना कम से कम, ताकि हम 4 बजे क्लास स्टार्ट कर दें संडे को पूरी सीख, क्योंकि देखो पीछे हमारे पास टाइम नहीं होता, 15 मिनट बाद की और नमाज का टाइम नहीं, आज पता नहीं क्यों नहीं आए, कल तो अच्छे खासे भरे हुए थे। ओके, अब यहाँ पे देखें आपको एक डायग्राम मैंने यहाँ पे पहले से ही बना के रखा है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि आपका परसेप्ट्रॉन काम कैसे करता है या फिर इनपुट कैसे आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डेटा सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर टोटल 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास, या फिर आप फीचर्स भी कह सकते हो, जैसे कि नंबर 1 मैं वही सेम एग्जांपल लेता हूँ जो हमने कल लिया था, ये क्यों हो रहा है, तो IQ, एक और चीज हम यहाँ पे लगाते हैं स्टडी आवर्स, 3 आवर्स एंड योर पास या फिर फेल, जिसको आप आउटपुट भी कह सकते हो, ये आपका हो जाएगा आउटपुट। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, सिंपल डेटा है, एक्चुअल डेटा के ऊपर अभी हम टास्क परफॉर्म करके देखेंगे। तो now for example this is our data, हमने यहाँ पर एक डेटा मैंने बिल्ड कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास टोटल 4 आपके पास फीचर्स है, जिसमें से 3 आपके इंडिपेंडेंट फीचर्स हो गए और एक आपका डिपेंडेंट फीचर हो गया जो बेसिकली आपका आउटपुट कहलाएगा। फिलहाल हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये हमें एज अ प्रेडिक्शन लेना है, बाद में हम फॉर लॉस क्या कहते हैं लॉस कैलकुलेट करने के लिए इस पे काम आएगा, पर फिलहाल इसका कोई काम नहीं है।
यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आप जैसे ही फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पर परसेप्ट्रॉन काम करेगा और आपके डेटा सेट से कोई डेटा उठाएगा, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रो उठाए, जो फॉर एग्जांपल इसने पहली रो उठाई फॉर ट्रेनिंग पर्पस। अब डेटा अगर आप फर्स्ट रो की बात करो तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। पहला इनपुट वेरिएबल क्या होगा आपका, इसकी वैल्यू 95, दूसरे की 4 और थर्ड की आपकी हो गई ये भी 4 ही है। तो दिस इज योर इनपुट लेयर, सॉरी, हाँ दिस इज योर इनपुट लेयर एंड दिस इज योर हिडन लेयर। अब एक परसेप्ट्रॉन काम कैसे करता है, हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपके पास ये डेटा जब आपका किसी भी न्यूरॉन के पास जब जाता है तो बीच में हम यहाँ पर वेट्स का पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं और बायस का पैरामीटर अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेट क्या होता है, और ये वेट 1 हो गया, ये आपका वेट 2 हो गया और इसका वेट 3 हो गया। इसी तरीके से आपके इस परसेप्ट्रॉन सॉरी न्यूरॉन के पास एक बायस का पैरामीटर भी आ जाएगा, जिसको मैं अभी फिलहाल B1 प्रोवाइड करता हूँ। You know very well every neuron has two steps, step 1 and step 2, ठीक है। जब यहाँ से जो भी ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है वो अब आपके पास जाएंगे आपके आउटपुट लेयर के पास। आउटपुट लेयर के बाद भी वही दो स्टेप्स कहलाएंगे, यहाँ पर भी 1 और 2, क्योंकि ये भी बेसिकली क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। अब स्टेप 1 की बात हो रही है, स्टेप 1 में क्या था कि आपके वेट्स आपके इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और बायस बेसिकली यहाँ पर ऐड होता है जस्ट टू एक्टिवेट योर न्यूरॉन, ठीक है। उस न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए आप जस्ट बायस का ऐड करते हो, बायस पैरामीटर, ताकि अगर किसी वजह से आपका न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हो रहा तो बिकॉज जस्ट टू प्लस बी हियर, या फिर बायस को जो आपकी वैल्यू उसको प्लस करने की वजह से आपका परसेप्ट्रॉन आपका न्यूरॉन एक्टिवेट हो पाएगा। अभी फिलहाल हम बाइनरी की बात करते हैं, नहीं उसका क्या काम, और एंड नॉर का क्या काम है यहाँ पे। अभी फिलहाल सिंपल सा इसको समझो आप, सिंपल तरीका है, इसमें कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास एक और वेट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो वेट 5, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि हमने यहाँ पर वैल्यूज को, जो आपका इनपुट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास इनपुट क्या आ रहा है 95। ये जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट न्यूरॉन के पास जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, क्या वैल्यूज आ सकती है यहाँ पर। फॉर दैट हमारे पास हमने कल एक फॉर्मूला देखा था फॉर स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना था वेट को एंड प्लस करना था बायस की वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था, क्या था, z इक्वल्स टू W1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस W3 मल्टीप्लाई बाय x3 एंड प्लस b व्हिच इज योर बायस, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, यू कैन से दैट सम ऑफ ऑल वेयर i इक्वल्स टू 1 2 n, और इसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा तो W I XI प्लस B, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे थे एट द टाइम ऑफ रिलेशन मॉडल। आप यही सेम टाइप का फॉर्मूला यूज करते थे, वही यहाँ पर है। इसको हमने उसके अंदर एक और टर्म के अंदर लिखा था जिसको हम लिखते थे x और WI ट्रांसपोज ऑफ x, तो आप वैसे भी करके लिख सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। भाई x की जगह वेट क्यों आएगा, जब वेट w से स्टार्ट होता है तो w की जगह वेट आएगा ना, x की वैल्यू तो ये है ना आपकी,
अब ये चीजें ना आप याद कर लें। आपने मशीन लर्निंग के अंदर एक्स 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 वाई चलता हुआ आ रहा है, अभी तक हम यही भूल रहे थे, हम कंफ्यूज हो रहे एक्स क्या है वाई क्या है। एक्स का मतलब आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है इंडिपेंडेंट फीचर्स के जरिए, ये तीन फीचर्स है ना, तो x1 x2 x3 ऐसे ही सिंपल। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसको आप कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्योंकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ सिग्मा अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, जहां पर वैल्यू आपकी अगर या तो 0.5 दिस इज योर 0.5, अगर 0.5 से नीचे है तो 0 कहलाएगी, 0.5 से ऊपर है तो 1 कहलाएगी। दैट्स इट, व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन सिग्मा एक्टिवेशन यू कैन से फंक्शन। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन काम कैसे करता है? हाँ, 0.5 आए तो क्या होगा, तब भी वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो उसको पे कंसीडर नहीं करेगा। जो वैल्यू पॉइंट में तो फर्क आ सकता है, 0.5 1 आ गया, फिर कभी भी एग्जैक्ट 0.5 इट इज इम्पॉसिबल कि आप कहो कि ये एक बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल यू कैन से कंडीशन है कि आपके पास एग्जैक्ट 0.500000 आ जाए। कहीं तो 1 होगा, कहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे कोई तो कोई वैल्यू होगी, तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 0.5 आ ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आएगा भी तो कोई एक वैल्यू पे आएगा, उसको अगर निगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आउटपुट के ऊपर। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम ये डेटा को पुट करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो रहा है, अभी फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर यही वैल्यूज यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, यहाँ पर वेट्स जो है ना वो कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट्स क्या है हमारे पास, 0 पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किए हैं वही बता देता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। 0.1 0.02 0.03। ठीक है, और यहीं पर ये आपको हो जाएगा W1, ये हो जाएगा आपका W2 एंड दिस इज योर W3। वहीं पर मैं साथ में P1 की भी वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हिच इज योर 0.001। अच्छा, एक चीज याद रखें, बायस की जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा बड़ी हम नहीं अप्लाई करते। क्यों अप्लाई नहीं करते कि एट द टाइम ऑफ योर अपडेशन, जब आपका डेटा अपडेट किया जाएगा, जब आपके वेट्स और बायस अपडेट किए जाएंगे तो ये वैल्यूज चेंज होगी। अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो फिर वहां पर ये होता है कि आप अपने ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचने में आपको एक तो टाइम लगेगा। दूसरा, इतनी बड़ी वैल्यूज नॉर्मली हम नहीं प्रोवाइड करते कि जो डायरेक्टली आपके न्यूरॉन को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 की वैल्यू दी, न्यूरॉन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, कोई कोई आउटपुट आ रहा हो या ना आ रहा हो, उसके बावजूद वो एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि आपकी वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर ही जाएगी। जब 1 से ऊपर जा रही होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू जितनी छोटी हो तो उतना अच्छा है। ठीक है, डिपेंड करता है, ये देखें ये आपके ऊपर है कि आप इसकी वैल्यूज क्या रखते हो। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कि इसी फार्मूला के हिसाब से आपने वेट्स जो है ना वो असाइन करना है। इट इज रैंडम, यू कैन से आप यहाँ पर रैंडम इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से क्या कोई भी वेट्स डाल सकते हो, किसी भी टाइप के बायस वैल्यूज डाल सकते हो, क्योंकि बाद में इन्होंने अपडेट होना ही है। जब ये बाद में अपडेट होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ये रिड्यूस होते हुए अपने ऑप्टिमल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, अब ऑप्टिमल पोजीशन में कब आएगी या फिर मिनिमाइज पोजीशन पे मिनिमाइज्ड वेट कब जनरेट होगा वो आगे देखते हैं। वो बेसिकली बेस करता है आपके ऑप्टिमाइजर के ऊपर कि आप कौन सा ऑप्टिमाइजर अप्लाई करते हो यहाँ पर। ठीक है, पहले तो हम यहीं पर इस चीज की बात करते हैं। ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 1 के अंदर बेसिकली सिंपली मल्टीप्लाई किया। अब इसके अंदर वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं जो हमने यहाँ पे निकाली थी। z इक्वल्स टू W1 की वैल्यू क्या है, 0.
01 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट जो आपका x1 है वो क्या था 95 प्लस दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास 0.02 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.001। Now here you can see कि ये जो 0.001 है ये आपके इस पूरी कैलकुलेशन पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर रहा। इट इज जस्ट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ योर न्यूरॉन, ताकि अगर किसी वजह से आपका न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होता तो ये वहां पर हेल्प करता है, बस इसका और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0.001 वैल्यू इज नथिंग, ठीक है। नहीं देंगे तो वैल्यू अगर आपका न्यूरॉन 0 आता है, एक्टिवेट नहीं होता, तो वो नहीं होगा एक्टिवेट, वो काम का ही नहीं रहेगा आपका। वो अपडेट करते रहो उसको, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जस्ट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अ न्यूरॉन, दैट्स इट। तो लाजमी देना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए अराउंड, सॉरी, z equals to 1.151। ये आ रही है, तो क्या क्या होगा, यही तो कहा बायस की वैल्यू बड़ी रखोगे तो इशू आएगा, क्योंकि वो फिर आपका न्यूरॉन काम करे या ना करे वो एक्टिवेटेड ही रहेगा, फिर क्या करोगे। ठीक है, इस पे कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब सिग्माइड का हमने एक फंक्शन अप्लाई करना था यहाँ पे। सिग्माइड फंक्शन जब अप्लाई करते थे तो हम क्या करते थे, ये फंक्शन ऑफ z equals to always 1 upon 1 plus exponential power minus the z। This was the formula for the sigmoid function, जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था और आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टाइम पे भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। By this formula you can get the sigmoid result here। या तो आपकी वैल्यू 0 में तब्दील हो जाएगी या तो 1। तो बेसिकली here you can apply the sigmoid function। अब इसी फंक्शन में अगर हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 upon 1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस का 1.151, ऐसा ही है, which is always equals to आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0.759। अब ये 759 ये कहां से वैल्यू आ रही है, ये इसका आउटपुट हो गया, तो मैं O1 कर देता हूं, which is equals to 0.759। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Now if we are talking about W4, अब W4 की वैल्यू आपने कोई सी भी डिसाइड करनी है, फॉर एग्जाम्पल W4 आएगा, 4 नहीं 5 नहीं, W4 की वैल्यू आप कोई सी भी यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग, आप यहाँ पर 0.04 लिख दो फॉर एग्जाम्पल, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपके आउटपुट के साथ तो वैल्यू फिर प्लस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी जिसको आप कहते हैं B2। अगर हम B2 की वैल्यू ले लेते हैं वही सेम 0.001, इसको प्लस करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो भी आउटपुट आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ आउटपुट 2, और यहाँ पर हम एक वैल्यू लिख देते हैं 0.511। फॉर एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग द वेट, ये जो वेट 4 है आपके पास, इसको हमने अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया आपने यहाँ पर हमारी बायस की वैल्यू। जब ये दोनों चीजें होने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमने बेसिकली सिग्माइड फंक्शन के थ्रू एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड किया। यहां से आपके पास एक वैल्यू निकल के आ गई 0.511। अब इस वैल्यू का करना क्या है, दिस इज फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो अब कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। जो इनपुट से डेटा आया
और आउटपुट तक चला गया, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, अब इस फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर बेसिकली हुआ क्या, एक आउटपुट आपके पास जनरेट हो गया। ये आउटपुट क्या था आपके पास 0.511। अब ये 0.511 बेसिकली यहां पर आपके पास एक्चुअल वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर आपको एरर कैलकुलेट करना है तो एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था y माइनस y हैट। ठीक है, y की वैल्यू क्या थी 1, y हैट ऊपर आउटपुट 2 क्या आया 0.511। तो ये हो गया आपका 0.511। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी अराउंड तकरीबन यहां पर 0.49, यही आएगी वैल्यू, ऐसे ही है ना 0.49 आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब ये 0.49 क्या है, इसको हम कहते हैं एरर। जिसे हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरर देखा जाए तो बहुत बड़ा एरर है ये। आपको वैल्यू चाहिए थी 1 पर आपके पास वैल्यू आ रही है 0.51। तो यहाँ पर आपके पास एक एरर आ रहा है, इसको हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा हमने डिसीजन ट्री पढ़ा। चलो डिसीजन ट्री को हम फिलहाल साइड पे रखते हैं। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन आराम से पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत मैथमेटिकल सिचुएशन देखी थी उसकी, जिसमें मैं आपको एक लॉस फंक्शन के बारे में मैं बार बार बात कर रहा था। लॉस फंक्शन जिसको हम रिड्यूस करते थे, लॉस फंक्शन हमने उस टाइम पे लिखा था, वो क्या था लॉस फंक्शन आपका, व्हिच वाज लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ w डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ p। इस p की जगह आप c लिख दो, w की जगह आप m लिख दो, तो आपको याद आ जाएगा कि वही सेम फॉर्मूला में आपको लिखा होगा। Now by this you can reduce the error। अब ये एरर आप कैसे रिड्यूस करोगे, हमने जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम पढ़ा था उस टाइम पे एक और चीज हमने पढ़ी थी, ग्रेडियंट डिसेंट, याद आया कुछ, इसको आप स्लोप भी कहते थे। ये क्या था आपका ग्रेडियंट डिसेंट, ऐसे ही होता है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इसको रिड्यूस करना है हमें। यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है ग्लोबल मिनिमा, हमें यहाँ पे पहुंचना है, ऐसे ही मिनिमा, हमें इस जगह पे पहुंचना है आपके ग्लोबल मिनिमा के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जब आप इस तरीके से एक स्लोप फाइंड आउट करते हो तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम दो वैल्यूज को देख रहे होते हैं। नंबर वन ये कि आपके पास स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू पीछे जाती जाएगी। अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू फॉरवर्ड जा रही होती है, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये जो आपके पास लैम्डा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं लर्निंग रेट। ऐसे ही था, ये लर्निंग रेट क्या करता था कि ये जो स्लोप की पोजीशन है यहाँ से यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ पहुंचना, इसके बाद इधर, इसके बाद इधर, इसके बाद इधर, ये जो पोजीशन चेंज कर रहे थे हम, वी वर चेंजिंग इट बाय लर्निंग रेट। ऐसे ही था। अब लर्निंग रेट आप जितना भी बड़ा रखना चाहो आपके ऊपर है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 भी लर्निंग रेट रखते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इशू सिर्फ इतना आएगा कि आप कभी भी ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंच नहीं पाओगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि लर्निंग रेट हम बहुत कम रखें, जैसे कि 0.001। अब 0.001 का मतलब होता है कि 0.001 के चेंज से ही आपके स्लोप की पोजीशन को चेंज करता रहेगा, आपकी लॉस फंक्शन को चेंज करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा।
अल्फा के अल्फा के वो अलग होता है साइड, ये होता है न्यू कहते हैं। हाँ किसको? अगर आप म्यू को छोटा करते हो तो देखिए क्या होता है कि आपके पास जो चेंजिंग पोजीशंस होती है ना वो बहुत मिनिमल होगी, तो ये अपनी लाइन पे नीचे जा रहा होगा। अगर आपने बहुत बड़ा कर दिया तो एकदम ये यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। अगर आपने बहुत बड़ी वैल्यू रख दी, हाँ हाइपर ट्यूनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लर्निंग रेट अगर आपने फॉर एग्जांपल छोटा रखा हुआ है तो उसने ऑटोमेटिकली अपने ऑप्टिमल जो आपका ग्लोबल मिनिमा है वहां पर पहुंच जाना है, अप्लाइंग ग्रेडियंट डिसेंट। अगर वो वहां नहीं पहुंच रहा है तो उसकी फिर दूसरी वजह हो सकती है, लर्निंग रेट का यहाँ पर कोई इशू नहीं। आप चाहो तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, आप लर्निंग रेट्स को चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जरूरी नहीं है कि आप ये कहो कि नहीं सर हम यही रखें जो आप बता रहे हो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है चेंज करने से कोई चेंजेस आते हैं तो वेरी गुड, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है डेटा कैसा है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लॉस फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली अब हम यहाँ पर वेट की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, समझ रहे, ये वेट और आपके बायसनेसेस की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं बाय अप्लाई। अब जैसे आपने देखा कि आपके पास जो एरर आ रहा था, तो अब हम जाएंगे पीछे, यहां से बैकवर्ड। पहले जाके ये इसके ऊपर जाके W4 की वैल्यू चेंज कर देगा और B1 B2 की वैल्यू चेंज कर देगा, फिर जाएगा ये यहाँ पर जहाँ पे ये B1 की W1 की वैल्यू चेंज करेगा और B1 की वैल्यू चेंज करेगा। अगर आप चाहते हो W2 की वैल्यू चेंज करना, फिर W2 की वैल्यू चेंज भी करेगा और उसके बाद B1 की वैल्यू भी चेंज करेगा। इसी तरीके से ये सारे वेट्स और बायस ये अपडेट होते जाएंगे जब तक आपके पास जो लॉस फंक्शन है वो ग्लोबल मिनिमा के करीब नहीं होता, मतलब जीरो या फिर जीरो से करीब, जितना ज्यादा वहां पे करीब होगा उसके उतना ज्यादा हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जीरो इज नॉट पॉसिबल, कभी भी ग्लोबल मिनिमा जो जीरो है यहाँ पर ये कभी भी नहीं पहुंच सकता, ये यू नो ऑलरेडी। मैक्सिमम आप कह सकते हो कि जितना ज्यादा क्लोज, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में पहुंच गया, दैट मींस आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग ग्रेट, आगे बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाएंगे। ये चीज आती है लॉस फंक्शन के ऊपर। आप लोगों ने अभी तक मशीन लर्निंग अप्लाई की, आपने मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग देखी, अनसुपरवाइज लर्निंग देखी, हमें पता था लॉस फंक्शन के थ्रू हम बेसिकली चेंजेस कर रहे थे पैरामीटर्स में, लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि आप कभी भी लॉस को कैलकुलेट नहीं करते थे, वहां पे विजुलाइज नहीं करते थे। हियर यू नीड टू कैलकुलेट द लॉस। जहां पर आपको दिखता है कि अब लॉस चेंज होना बंद हो गया है या फिर जो लॉस चेंज हो रहा है वो बहुत ही मिनिमल पोजीशन पे चेंज हो रहा है, वहीं पे आप उसको स्टॉप कर सकते हो कि हाँ बस अब इतना हमारा ग्लोबल मिनिमा आ चुका है और रिजल्ट्स आपके पास अच्छे आने चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको और ज्यादा फाइन ट्यून करते जाओगे तो फिर आपका मॉडल ओवरफिट भी हो सकता है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम लॉस फंक्शन को भी यहाँ पर विजुलाइज कर सकें और देख पाए। मैं एक सिंपल सा यहाँ पर एक सिंपल यू कैन से कि हम बना लेते हैं एक न्यूरॉन, जिसमें हम थोड़ा सा इसको करके देखते हैं कि आप पाइथन के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हो, हाउ टू यू कैन क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क इन पाइथन। याद है लास्ट टाइम कल मैंने आपको काफ़ी सारी लाइब्रेरीज या फिर फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया था, जो गूगल के और मेटा का, जिसमें दो मैंने आपको बताए थे व्हिच वर मोस्ट पॉपुलर। नंबर वन वाज टेंसरफ्लो, नंबर टू वाज पायटॉर्च। टेंसरफ्लो बेसिकली आपके गूगल की तरफ से और पायटॉर्च मेटा वालों की तरफ से। ओपन सोर्स है, एनीबडी कैन यूज इट, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आपका प्रोसेसर कैसा है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी, जीपीयू की जरूरत पड़ सकती है, प्रोसेसर की जरूरत पड़ सकती है, जितना बड़ा डेटा होगा उतना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल एक सैंपल बनाता हूँ।
Now, for deep learning, we need to import some different modules. As I already told you, हमने आपको Facebook और Google के दो मॉड्यूल्स के बारे में बताया, जिसमें से नंबर 1 इज टेंसरफ्लो। तो आपको पहले टेंसरफ्लो इंपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप कोलैब पे भी काम कर रहे हो, आप एनाकोंडा पे भी काम कर रहे हो, आपको टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर कोलैब पे या फिर आप और कोलैब पे तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, लेकिन एनाकोंडा में आपको लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास एनाकोंडा है तो आप उसमें इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो पाइथन है ये थोड़ा सा पुराना है, तो इसके अंदर टेंसर को इंपोर्ट नहीं हुआ। मैं दूसरा को खोल लेता हूँ, एक मिनट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंपोर्ट टेंसरफ्लो एसटीएफ। आपकी मर्जी है, आप अलाइज जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। देन आई एम बेसिकली इंपोर्टिंग टेंसरफ्लो में से केरास को अलग से इंपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज फ्रॉम विच वी कैन गेट डिफरेंट हिडन लेयर्स जो आपको चाहिए होती है, वो आपको यहाँ से केरास से मिलेगी। ठीक है, हाँ नहीं, टेंसरफ्लो इंस्टॉल करोगे केरास आ जाएगा खुद लोग। From TensorFlow, layers. Now these are the layers जो आप hidden layers जनरेट करोगे, बनाना चाहते हो, वो सारी की सारी आपको यहाँ से from Keras import layers, आपके पास ये सारी layers आ जाएंगी जो आप जनरेट कर सकते हैं। Then for data set मैं यहाँ पर sklearn से from sklearn dot data sets के अलावा करते हैं हाँ क्या कर रहे हो, केरास क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है टेंसरफ्लो या भी किया है? मैं देखता हूँ। ओके, हाँ ये सारी लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली हैं, जिसमें हमारे पास टेंसरफ्लो हमने इंपोर्ट कर लिया, हमने टेंसरफ्लो में से केरास को इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, ये इसलिए किया क्योंकि हमें केरास में से लेयर्स चाहिए थी। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो लेयर्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है, आपको किसी चीज़ में से अलग से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। दैन हमने यहाँ पर मैं ब्लॉक्स से बेसिकली इसलिए यूज़ किया कि हम अपने खुद के ब्लॉक्स बना सकें, जो हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा बनाए थे यहाँ पे, याद है? ठीक है, ये इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके पास, क्योंकि अभी मैं सिंगल लेयर बना रहा हूँ ताकि क्योंकि लीनियर रीजन तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे देखिए। मून्स आपको यू कैन से नॉन लीनियर डेटा सेट बना के देगा, ब्लॉब आपको लीनियर डेटा सेट बना के देगा। ठीक है, लेट्स क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू मेक ब्लॉक्स, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ सैंपल्स हमने रख दिए 500, ठीक है, और हमने यहाँ पर नंबर ऑफ फीचर्स रख दिए 2, ठीक है। उसके अलावा हमने सेंटर्स रख दिए यहाँ पर 2 रख देते हैं, ठीक है।
रैंडमली जनरेट करना है, बार बार रैंडम जनरेट होगा। हम इसको 42 कर देते हैं ताकि ये 40 स्टेट 42 हो गया। बाकी बहुत इतना आप चाहो तो इसको प्लॉट कर सकते हो। मैं यहाँ पर प्लॉट भी कर देता हूँ। ये प्लॉट करने के लिए हाँ हाँ एक मिनट एक्स सारी रूल्स 0 एक्स सारी रूल्स 1 नाउ हियर यू कैन सी कि आपके पास एक कंप्लीट डेटा हमने जनरेट कर लिया है, ठीक है। जो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू भी अवेलेबल है, आपके पास x की वैल्यू भी अवेलेबल है। यहाँ पे हमने बेसिकली इनको दो सेंटर्स के हिसाब से डिवाइड किया है ताकि हमारे पास दो कैटेगरीज बन जाए, ज़्यादा ना हो कि फिलहाल बाइनरी पे बात कर रहे हो सिंगल बन रहे हैं। फिलहाल आपके पास डेटा आपके पास यहाँ पर आ गया। एक चीज़ याद रखें, आपको स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी चाहिए अपने डेटा की, तो आप पहले स्टैंडर्ड स्केलिंग कर लो या फिर आप पहले इसको टेस्ट एंड स्प्लिट करके उसके बाद कर लो। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको पहले कर देता हूँ ताकि बाद में हम इसको टेस्ट और में स्प्लिट कर दें। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है। दोनों में कोई फर्क, किस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अप टू यू कि आप पहले करो या बाद में करो। इट्स अप टू यू। बाद में करोगे तो चार आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, सबको अलग अलग करोगे। पहले करोगे आपके पास दो ही वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई की। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। जी एक ही यूनिट में आ जाएगा डेटा, ठीक है। एक ही जैसा दिख रहा होगा डेटा। चलो पहले हम वो स्प्लिट कर देते हैं इसको। एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर हमने एक्स का वाई प्रोवाइड कर दिया। उसके अलावा टेस्ट साइज आपका हो गया 0.25 कर देता हूँ। रैंडम स्टेट भी मैं सेम रखता हूँ, 42 कर देता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास डेटा स्प्लिट हो चुका है। नाउ यू कैन बेसिकली ये टी टेस्ट हो गया यार, बताओ तो सही। इसको स्मॉल ही कर देते हैं वो। Now this is where your data has been scaled on a standard scaling, ठीक है। आपका डेटा स्केल भी हो चुका है, एक ही यूनिट के ऊपर आ चुका है। बोथ एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों आपके पास आ चुका है, ठीक है। फिलहाल हम इन दोनों की बात कर रहे हैं क्योंकि वाई ट्रेन की तो हमें जरूरत फिलहाल नहीं है, ओके। फिलहाल हम इसी की बात करें। एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन तब हमें जरूरत पड़ेगी वाई टेस्ट की, तब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इस पे काम कर रहे हैं।
नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास एक मॉडल जो आप जनरेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे क्रिएट करें इन दिस फ्रॉम केरास डॉट सीक्वेंशियल, जिसके अंदर आप बेसिकली प्रोवाइड करते हो द कंप्लीट स्टेक ऑफ लेयर्स इनटू अ मॉडल। आपने यहाँ पर एज अ पैरामीटर एक कंप्लीट स्टेक ऑफ अ लेयर देनी है। स्टेक ऑफ अ लेयर भी बोल सकते हो आप, लिस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखें यहाँ पर आपकी जो सीक्वेंस है वो काम आती है। अगर आपकी सीक्वेंस आगे भी आप चाह रहे हो कि पहली आपके पास लेयर आ जाए दूसरी बाद में आए, आपने वो दूसरी वाली पहले लगा दी तो वो पहले चलेगी वो बाद में चलेगी, क्योंकि स्टेक है। स्टेक क्या होता है? लीफो के ऊपर बेस करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये चीज का आपने लाजमी फोकस करना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो सीक्वेंस है ये खराब नहीं होनी चाहिए। अब फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है? या एक काम करें, नमाज पढ़कर आ जाए, नमाज के बाद फिर जो है हम इसको आना जरूर, क्योंकि ये हमने आज फर्स्ट आपका न्यूरल नेटवर्क तैयार करना है, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। रख के जाओ उसको, ये काम करना है आज, ये आज आना है यहाँ पे। एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करना है आज आपने, इससे प्रिडिक्ट करके फिर ही जाना है। नमाज पढ़ के जल्दी वापस आओ, फिर भले 8 बज जाए। फोकस करें, ठीक है? आप सबने यहाँ पे फोकस करना है कि हमने करना क्या है। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बेसिकली स्प्लिट योर डेटा। स्प्लिट करने के बाद आप यहाँ पर इसे ट्रांसफॉर्म करें इन स्टैंडर्ड स्केलिंग, ताकि आपका डेटा एक सिंगल यूनिट के ऊपर आ जाए। अगर ये डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर या डिफरेंट यू कैन से यूनिट्स पे डिपेंड करता है। नाउ आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट योर ओन you can say मॉडल सीक्वेंस, जहां पर आप अपनी डिफरेंट लेयर्स डिप्लॉय कर सकते हो। नाउ हियर यू कैन सी फॉर मॉडल हमने क्या किया, केरास डॉट सीक्वेंशियल, जिसके अंदर हम बेसिकली लेयर्स प्रोवाइड करेंगे कि फर्स्ट लेयर में कितना क्या होना चाहिए, सेकंड लेयर कैसे काम करेगी, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। फॉर मल्टी लेयर्स फिलहाल हम सिंगल लेयर की बात करें तो हम सिंगल लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर डेंसनेट आपके पास यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे। मैं फ्रॉम डेंस का एक पैरामीटर बता देता हूँ आपको। बेसिकली ये क्या बताता है आपको, तो ऐसे नहीं बताएगा, इसको बाहर जाना पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ, डेंस के अंदर आपके पास सबसे पहले आता है यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट्स हियर? नंबर वन थिंग रिमेंबर, जब आप फर्स्ट पैरामीटर की जब आप बात करोगे डेंस की, दिस इज द यूनिट, मतलब कि एट अ सिंगल टाइम कितने इनपुट्स इसके पास आएंगे। एट अ सिंगल टाइम कितने इनपुट्स इसके पास आएंगे। बेसिकली फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक साथ कितने पैरामीटर्स इसको आप प्रोवाइड करोगे। अगर मैं यहाँ पर 2 प्रोवाइड करूंगा दैट मीन्स हमारे पास 2 पैरामीटर्स आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट मीन्स हमारे पास सिंगल पैरामीटर्स आएंगे। तो यहाँ पर आप यूनिट्स, नंबर ऑफ रोज की भी आप बात कर सकते हो कि एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ रोज इसके पास जाएंगे एट अ सिंगल टाइम, और उस रोज के अंदर यूनिट्स की बात की जा रही है। फिर आपके पास आ जाता है एक्टिवेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस आर देयर, जिसमें आपके पास हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। हमने आपका सिग पॉइंट पढ़ा था, हमने साइन देखा था, हमने टेंस देखा था, उसके अलावा हमने रिलूप देखा था, स्टेप देखा था, ठीक है? ये सारे हमारे पास अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। मैं एक क्लास एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर भी रखूंगा, जिसके अंदर मैं काफी सारे डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट में अभी भी अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोगों को खुद से ही पढ़ना है तो आप लोग डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ ताकि इजी हो जाए ना हमारे लिए। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने काफी सारे एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में आपको यहाँ पर मिलता है। इसमें सिग्मोइड फंक्शन कैसे काम करता है, उसका फॉर्मूला, उसके बाद
उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके अलावा हाइपर टेंजेंट का बेसिकली कैसे काम करता है, व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स फॉर दैट, रिलो एक्टिवेशन कैसे काम करता है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, लीकी रिलो कैसे काम करता है। अच्छा, जब रिलो की बात करते हैं आप, तो रिलो जो है वो नेगेटिव में नहीं जा सकता, लेकिन जो लीकी रिलो होता है वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ भी जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे काम आती है। तो यहाँ पर हमने सब चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ELU which is exponential linear unit कैसे काम करता है, इसमें आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, सबको मैंने आपको बताना है। एक क्लास में रखूंगा, ये सारे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको खुद से कोई चीज पढ़नी है तो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसकी क्लास पूरी एक अलग से क्लास लेंगे एक्टिवेशन फंक्शन की, जिसमें सारे एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में देखेंगे, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे आते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन फंक्शन यू कैन यूज बायस, एज यू नो हियर हमने इसको प्रूव कर दिया। दैट मींस यहाँ पर एक बायस की वैल्यू भी जनरेट हो रही है। एक सवाल आपका आ सकता है, सर हमने देखा कि बायस वैल्यू क्या है, कहाँ से आती है, वेट्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर हमने तो कोई वेट्स प्रोवाइड ही नहीं किया। देखिए, हाँ मैंने उस वक्त भी आपको कहा था ये रैंडमली इनिशियलाइज किया जाता है। ये अपडेट कैसे होना है ये हमारे हाथ में, लॉस कैसे कैलकुलेट करना है ये हमारे हाथ में। इट डिपेंड्स कि आपके पास डेटा कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लॉस फंक्शन अप्लाई करते हो टू फाइंड। अगर आप लॉस फंक्शन अप्लाई करते हो, यू कैन से बाइनरी एंट्रोपी अप्लाई कर रहे हो फॉर, क्योंकि आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है। यहाँ पे हमने दो ब्लॉक बनाए थे, ठीक है, दो सेंटर्स बनाए, दो कैटेगरीज बनाई है। इसका मतलब हमारे पास बाइनरी वैल्यूज है, तो हम बाइनरी के ऊपर क्लासिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे बाइनरी एंट्रोपी यूज करूंगा नीचे। आगे बाद दूसरे भी हैं काफी सारे डिफरेंट, वो हमारे हाथ में, वो हमने पैरामीटर्स चेंज करते रहना। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास रेगुलराइजर भी बन हुए हैं सारे। मैं फिलहाल सबको डिफॉल्ट रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास टोटल कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इनपुट शेप है, इनपुट शेप बेसिकली ये बताता है कि आपका जो इनपुट आएगा वो किस शेप में आएगा। ये यहाँ पर इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन जब आप इमेज डेटा के ऊपर काम करते हो ना, उस वक्त इसका बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि उस वक्त आप ये बताते हो कि अब जो आप इमेज को प्रोवाइड कर रहे हो उसका शेप क्या होगा, व्हाट आर दी वेट, व्हाट इज द वेट एंड हाइट ऑफ इट। अभी फिलहाल क्योंकि हम नॉर्मली नंबर न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज इनपुट शेप का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इमेजेस पे काम करोगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम इमेजेस पे आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। Once you have created a single layer neural network here, it is created now. After that you can compile it. अब आप इसके लिए जब आप इसको compile करोगे, at that time आपका complete model ready होगा। At the time of compilation हमारे पास कुछ और attributes होते हैं। Number one and the most important attribute is optimizer। अब ऑप्टिमाइजर क्या है? ये वो ऑप्टिमाइजर है जो आपके लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमने ग्रेडियंट डिसेंट देखा, जिसके अंदर ग्लोबल मिनिमा की तरफ हम बेसिकली क्या कर रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, मतलब हमारी वैल्यूज शिफ्ट हो रही थी ग्लोबल मिनिमा की तरफ, तो हम ग्रेडियंट डिसेंट पे काम कर रहे थे। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपका ऑप्टिमाइजर SGD रखा हुआ, वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स है आपके पास। लेटेस्ट ऑप्टिमाइजर्स की अगर बात की जाए तो आजकल आपके पास एडम ऑप्टिमाइजर इज द मोस्ट, यू कैन से रेट ऑप्टिमाइजर जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आपके पास पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजर बड़ा मशहूर है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जो आप कह सकते हो इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स में से आता है, उसके मेटा ह्यूरिस्टिक्स में से निकल के आता है। वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग, क्योंकि ऑप्टिमाइजर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं। चैन ऑप्टिमाइजर आपके पास अवेलेबल है, वो चीज जेनेटिव एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा आपके पास अभी रिसेंट जिस पे मैं अभी काम कर रहा था, व्हिच इज ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजर, व्हिच इज GWO। एक और है आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजर। ये भी ऑप्टिमाइजर है, बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं, डिपेंड करते हैं आपके डेटा के ऊपर कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे सर व्हिच ऑप्टिमाइजर इज द बेस्ट ऑप्टिमाइजर, आई विल नेवर आंसर यू, बिकॉज़ क्यों,
ये ऑप्टिमाइजर सिलेक्शन हमेशा तब कैसे की जाती है, डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है। हर डेटा के ऊपर टेस्ट एंड ऑब्जर्व के बिहाफ पे हम बेसिकली डिसाइड करते हैं ऑप्टिमाइजर कैसा यूज करना है। After that, how to calculate the loss as we are doing binary? For that, I am यहाँ पे use कर रहा हूँ binary loss entropy. Loss function use कर रहे हैं to find the loss. मैट्रिक्स के अंदर हमने फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी प्रोवाइड की है। आप चाहो तो इसके अंदर F1 स्कोर भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप चाहो इसके अंदर प्रिसीजन भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप यहाँ पर डिफरेंट रिकॉल भी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आप इसके अंदर MSE मतलब आपका मीन स्क्वायर एरर हो गया आपका, वो भी ऐड कर सकते हो। R2 एरर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, which is R स्क्वायर। तो ये सारे जितने भी आपके मैट्रिक्स हैं यू कैन ऐड इट। अब ये यहाँ पर ऐड करने की वजह क्या थी, वाई वी आर बेसिकली यूजिंग इट हेयर, यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ? क्या मैं बाद में नहीं ले सकता? आप बाद में ले सकते हो, बट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द ट्रेनिंग एक्यूरेसी ऑल्सो। एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ये जो एक्यूरेसी चेंज हो रही है, मुझे इसको चेक करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वंस योर model is compiled, now you need to execute, or you can say train your model by applying fit function. As we already know, fit function हमेशा ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। आपका मशीन लर्निंग हो, आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो, आपका डीप लर्निंग हो, आप AI पे भी चले जाओ, fit function means to train your data. Now in this model we are providing the both things, which is the X train and Y train for training purpose. अब यहाँ पर ये दो तीन जो है आपके पास पैरामीटर से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसका भी डॉक्यूमेंट मेरे पास रेडी है, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं वैसे वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। व्हाट इज इपॉक हियर? यहाँ पर जो इपॉक की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इपॉक बेसिकली हम कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना 50 इपॉक्स। What does it mean? It means that कि 50 times आपका डेटा ट्रेन होगा, उस मॉडल में बार बार भेजा जाएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके डेटा सेट के अंदर 1000 यू कैन से एट्रीब्यूट्स है, सॉरी 1000 डेटा पॉइंट्स हैं, इसका मतलब 1000 डेटा पॉइंट्स 50 बार आपके मॉडल को भेजे जाएंगे विथ वेट अपडेशन। मतलब गया आगे, वेट अपडेट हुआ, पीछे आया, दोबारा से आपका ट्रेन किया गया, फिर एरर मतलब लॉस फंक्शन कॉल की चेक किया, लॉस अगर आपके पास अभी भी आ रहा है, एरर आ रहा है, वापस से वेट अपडेट हुआ, फिर से दोबारा 50 टाइम्स ही चलता रहेगा। अगर मैं इधर 1 लिखता हूँ तो एक दफा जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, बस। अब इपॉक की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो रिजल्ट अच्छे भी आ सकते हैं, लेकिन इपॉक की वैल्यू अगर आपने बहुत ज्यादा कर दी तो यहाँ पर आपके पास ओवर फिटनेस भी दिखाया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शंस हैं। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा आप इपॉक्स करोगे उतनी ज्यादा रिपीटेशन हो रही है, तो इट विल टेक टाइम, टाइम कंजम्पशन होती है यहाँ पर डिपेंड करता डेटा। अगर डेटा छोटा है तो ज्यादा भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डेटा अगर आप एक्चुअल डेटा पे काम करें, बहुत बड़ा डेटा है और इपॉक्स आपने कोई रख दिए, कोई थाउजेंड्स में रख दिए, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इवन कभी कभार ऐसा भी होता है हंड्रेड्स में भी हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप आगे CNN कॉन्वोल्यूशन शेड्यूलर नेटवर्क पे चले जाओगे, RNN पे आ जाओगे ना, तब आप देखोगे कि टाइम कितना कंज्यूम होता है। अभी तो 2 सेकंड में हो जाएगा, उस वक्त बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर अब हम नॉर्मल आपकी डेंस लेयर यूज नहीं करते, वहां पे फिर हम कन्वोल्यूशनल लेयर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे फिर अलग अलग चीजें ऐसी कन्वोल्यूशन लेयर अलग होती है, कूलिंग लेयर अलग होती है, ये चीजें हम वहां पर देखेंगे। फिलहाल आप सिंपली ये देखें कि इपॉक्स का मतलब क्या होता है कि 50 इपॉक्स का मतलब है 50 टाइम्स आपका डेटा उसी मॉडल में ट्रेन होता रहेगा विथ वेट अपडेशन। ठीक है, वेट अपडेट हुआ, फिर वापस ट्रेन हुआ, फिर वापस आया, वेट अपडेट हुआ, फिर वापस ट्रेन हुआ, फिर वापस आया, वेट अपडेट हुआ, फिर वापस ट्रेन हुआ 50 टाइम्स। उसके बाद एक और पैरामीटर है, व्हिच इज बैच साइज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बैच साइज का मतलब क्या होता है कि अगर आप 50 टाइम्स की बात कर रहे हो, ठीक है, मैंने कहा 50 टाइम्स इपॉक्स हो रहे हैं, मतलब 50 बार कंप्लीट डेटा जाएगा। मतलब 1000 है तो पूरे के पूरे 1000 एक दफा जाएंगे, तब आपका एक इपॉक कंप्लीट हो जाएगा।
दोबारा वापस आए, फिर पूरे के पूरे 1000 जाएंगे, तब आपका दूसरा इपॉक कंप्लीट हुआ। बैच साइज क्या करता है? बैच साइज होता है कि ये जो इन अ सिंगल इपॉक, एक सिंगल इपॉक में एट अ टाइम आपके मॉडल के अंदर कितना डेटा जाना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 है और बैच साइज में रखता हूं 10, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 100, मतलब एक इपॉक के अंदर 100 टाइम्स आपका डेटा ट्रैवल कर रहा होगा। पहले शुरू के 10, फिर दूसरे 10, फिर तीसरे 10, फिर चौथे 10, इस तरीके से 100 टाइम्स, जब तक पूरा 1000 डेटा कंप्लीट नहीं होता आपका इपॉक कंप्लीट नहीं होगा। ये फायदा है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का, कि हम उसको ट्रेन करवा रहे हैं बार बार विथ वेट अपडेशन। बैच साइज में क्या होगा? इपॉक का मतलब क्या? 1000 पूरा डेटा जाना चाहिए। बैच साइज का मतलब क्या? एक सिंगल इपॉक के अंदर कितनी बार बैचेस चेंज होंगे। इपॉक एक ही है अभी, जब 100 बार वो 10 बैचेस चल जाएंगी तब जाके आपका एक इपॉक कंप्लीट होगा, फिर वापस नया इपॉक शुरू होगा, सेकेंड इपॉक, वो फिर से 100 बार दोबारा होगा, फिर वापस से थर्ड इपॉक, फिर आपके पास 100 टाइम्स इनसाइडर यू कैन से बैचेस चलेंगी अलग अलग। इससे क्या होता है? डेटा आपका और अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाना होगा। इन दी एंड वर्बस, ये जो आपको यहाँ पे वर्बस नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? दिस इज फॉर दी, आप यू कैन से कि अगर आप वर्बस 0 रखते हो ना, 0, तो 0 से क्या होगा? 0 का मतलब होता है साइलेंट ट्रेनिंग। मतलब साइलेंट ट्रेनिंग का मतलब क्या? अब देखो मैंने इसको रन कर दिया है, ठीक है, मैंने रन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैंने पहले रन कर दिया। रन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके पास आउटपुट आ रहा है। ये जो आउटपुट आपके पास आ रहा है, अगर मैं वर्बस 0 करता आपके पास आउटपुट नहीं आता। वर्बस 1 का मतलब होता है कि ये जो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं लाइंस, जो लाइंस आपको ये है प्रोग्रेस बार, ठीक है, जब आप इसको ट्रेन करोगे प्रोग्रेस बार आपका। जब मैंने वर्बस 1 रख दिया तो ये मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री प्रिंट करके दिखा रहा है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग लॉस कैसे चेंज हुआ, एक्यूरेसी कैसे चेंज हुई, ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या थी, वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या थी, हर इपॉक की अलग आएगी ना। फर्स्ट इपॉक आया विद अ सिंगल वेट, एक वेट उसने खुद ही उठाया, उस वेट के ऊपर ट्रेन किया, आपके पास एक्यूरेसी निकलेगी ना। जब आप एरर की बात करें तो मतलब एक्यूरेसी आएगी भाई, आपने टेस्टिंग वैल्यू और जो मतलब एक्चुअल वैल्यू है और प्रेडिक्टेड वैल्यू है, दोनों को आपने एक्यूरेसी निकाली, आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। ये तो आपके पास आ रहा है। लॉस फंक्शन भी तो आएगा कुछ ना कुछ, एरर इतने आए हमारे पास, अब दूसरे इपॉक में चेंज हो जाएगी एक्यूरेसी क्योंकि आपका वेट चेंज हो गया। थर्ड इपॉक में फिर से चेंज हो जाएगी एक्यूरेसी क्योंकि आपका वेट चेंज हो गया। यहाँ पर लॉस भी चेंज होता रहेगा। अब ये चीजें अगर आपको यहाँ पे आउटपुट में चाहिए, फॉर दैट यू नीड टू वर्बस 1, वर्बस 2 करोगे और अच्छी तरीके से डिटेल्स निकाल के देगा, ठीक है, पर इतना ज्यादा हम नहीं देख सकते ट्रेनिंग में क्योंकि फिर इसको आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो इतना बहुत है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने मुझे बताया कि फर्स्ट टाइम इन माय फर्स्ट इपॉक 50 इपॉक्स चलने चाहिए, ठीक है, ये आपके 50 इपॉक्स चल चुके हैं, 50 इपॉक्स चल चुके हैं यहाँ पे आपके पास। अब हर इपॉक का कंप्लीट हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट इपॉक के अंदर आप देख सकते हो आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी थी, 100%, बट लॉस कितना आ रहा था, 25%, मतलब 0.25 का लॉस आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा खासा लॉस है ये, ठीक है, इसको हमने रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। वैलिडेशन एक्यूरेसी भी 100 आ रही थी आपकी, लेकिन लॉस कितना आ रहा था, ये आपका आहिस्ते आहिस्ते रिड्यूस होता गया होता गया होता गया। नाउ हियर यू कैन सी एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां से फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी, क्योंकि अभी ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा था तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से, ये टेस्टिंग का लॉस है, ये ट्रेनिंग का लॉस है। एंड इन दी एंड जब आप 50 पे देखो आपके पास लॉस भी रिड्यूस हो चुका है और आपकी एक्यूरेसी 100% भी आ गई।
दैट मीन्स अब हमारे पास डेटा बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो रहा है। अब आप यहां से प्रिडिक्शंस कर सकते हो इजीली। ये इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने खुद बनाया है ये डेटा, वो ब्लॉक्स के थ्रू वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा खासा स्पेस था दोनों के दरमियान, तो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही ऐसी चीजें। यहीं पर जब आप एक्चुअल डेटा यूटिलाइज करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्या मैं कर रहा हूँ क्या रेडी से? खुद तो कर रहा है। जब आपका एक्चुअल डेटा होगा आपको कुछ नहीं करना, आपका ये काम सारा कुछ खुद ही करना।